स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखेंगे चैप्टर 5 के एक्सरसाइज के सम्स। अब इसके अंदर जो फर्स्ट सम है वो वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is connected to a particle of mass small m and the other to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle is. यहाँ पे कोई एक टेबल पे बीच में यहाँ से एक डोरी फिक्स कर दी है हमने। ये डोरी है, देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो एक डोरी है। डोरी का एक एंड, डोरी के दो एंड होते हैं, उसमें से एक एंड मैंने यहाँ बांध दिया है, दूसरे एंड पे एक पार्टिकल है, मीन्स छोटा सा कोई एक स्टोन है मान लो। और ये जो स्टोन है वो ये टेबल पे इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, मीन्स ये गोल घूम रहा है। तो डोरी का एक एंड बंधा हुआ है यहाँ पे, दूसरे एंड पे क्या है, पार्टिकल है, और ये इस तरह से गोल घूम रहा है। तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, गोल घूम रहा है यहाँ पे। तो होगा क्या बच्चों, ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसकी स्पीड, ये जो स्टोन है उसकी स्पीड क्या है, v जितनी है, v स्पीड से वो इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है v स्पीड से। तब यहाँ पे पूछा है ये स्टोन पे लगने वाला, ये छोटा सा पार्टिकल है उस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। अब देखो बच्चों, जब कोई इस तरह का स्टोन जो डोरी से बंधा हुआ है, डोरी यहाँ पे बंधी हुई है और डोरी का एक एंड जो फ्री है और उस पे एक स्टोन है, स्टोन गोल घूम रहा है, तब ये स्टोन पे सेंटर से अपोजिट साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कभी भी आप देखोगे कोई भी डोरी पे कोई ऑब्जेक्ट बंधा होगा और ये ऑब्जेक्ट मान लो गोल घूम रहा है, तो सेंटर से अपोजिट साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। और ये फोर्स के अपोज में डोरी क्या करती है, ये ऑब्जेक्ट, ये पार्टिकल को बांध के रखती है। तो डोरी जो है वो टेंशन फोर्स अप्लाई करेगी। डोरी कौन सा फोर्स अप्लाई करेगी, टेंशन फोर्स। और ये टेंशन फोर्स की डायरेक्शन होगी सेंटर के साइड, टूवर्ड सेंटर। तो ये जो ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है उसका सेंटर यहाँ पे है, तो डोरी पे ये टेंशन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा, टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर की ओर। मान लो यहाँ पे ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ होगा, सेंटर से अपोजिट, mv²/r। और ये डोरी पे टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा, टेंशन फोर्स। समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे पूछा है आपको कि टूवर्ड्स सेंटर कौन सा फोर्स लगेगा, तो डोरी पे टूवर्ड्स सेंटर, यहाँ पे जो पार्टिकल है उस पे जो डोरी फोर्स लगा रही है टूवर्ड्स सेंटर, वो होगा टेंशन फोर्स T। तो आंसर आएगा, ये जो चार ऑप्शन है उसमें से आंसर आएगा T टेंशन जितना फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स सेंटर। T टेंशन जितना फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स सेंटर। याद रखना, सेंटर की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा ये पूछा है। तो सेंटर की डायरेक्शन में टेंशन T जितना फोर्स लगेगा, ये उसका आंसर हुआ। नेक्स्ट दूसरा सम। उसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड सम दिया हुआ है, A stone of mass 0.25 kilogram tied to the end of a string is whirled round in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolution per minute in a horizontal plane. The speed of the stone is increased beyond the maximum permissible value and the string breaks suddenly. Which of the following correctly describe the trajectory of the stone after the string breaks? मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है, मान लो कोई एक 0.25 किलोग्राम का स्टोन डोरी से बंधा हुआ है और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये गोल घूम रहा है, मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहाँ पे डोरी से बंधा हुआ एक स्टोन, इस तरह से ये स्टोन है
जिसका मास, ये स्टोन जो है जिसका मास यहाँ पे दिया हुआ है 0.25 किलोग्राम, और इसकी जो रेडियस दी है, रेडियस यहाँ पे जो रेडियस दी है वो है यहाँ पे 1.5 मीटर, और ये स्टोन जो है वो ओरिजेंटल प्लेन पे ये गोल घूम रहा है इस तरह से। ये स्टोन इस तरह से गोल घूम रहा है, उसका पाथ मैंने ये ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे जो स्टोन है उसका मास दे दिया है 0.25 किलोग्राम, रेडियस दे दी है, डोरी की लेंथ मीन्स, रेडियस मीन्स यहाँ पे डोरी की लेंथ 1.5 मीटर, और ये 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट मीन्स, पर मिनट मीन्स 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में ये 40 बार गोल घूमेगा, 1 2 3, इस तरह से 40 रिवॉल्यूशन वो करेगा 1 मिनट में। तो यहाँ पे सडनली अगर ये डोरी ब्रेक हो जाती है, डोरी टूट जाती है, तो ये स्टोन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ये पूछा है। ये स्टोन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, समझ में आ रहा है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये स्टोन का मास दे दिया है, यहाँ पे रेडियस दे दी है मीन्स डोरी की लेंथ दे दी है, स्टोन कितनी स्पीड से घूम रहा है वो भी दे दिया है, 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट मीन्स 1 रिवॉल्यूशन, यहाँ पे एक बार गोल घूमेगा 1 रिवॉल्यूशन, दूसरी बार गोल घूमेगा दूसरा रिवॉल्यूशन, उस तरह से 40 रिवॉल्यूशन हुए 1 मिनट में, और सडनली ये डोरी टूट जाती है। तो ये स्टोन कौन सी डायरेक्शन में ये आगे बढ़ेगा, ये यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है द स्टोन मूव्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, मीन्स अगर ये स्टोन यहाँ पे ये डोरी टूट जाती है तो ये स्टोन क्या डायरेक्ट रेडियली आउटवर्ड मीन्स ये डायरेक्शन में भागेगा, क्या ये डायरेक्शन में भागेगा, ये है ऑप्शन ए आपका, ये है ऑप्शन ए मीन्स ये डोरी टूट जाएगी तो ये स्टोन डायरेक्ट ये डायरेक्शन में भागेगा। दूसरा है द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्प्रिंग ब्रेक्स, तो यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि अगर ये स्टोन यहाँ पे ये डोरी टूट जाती है तो ये जो स्टोन होगा वो टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे एक बात बताओ बच्चों, जब ये स्टोन गोल घूमता है इस तरह से, ये स्टोन गोल घूम रहा है इस तरह से, तो उसकी जो स्पीड होगी यहाँ पे वो आप ड्रॉ करोगे तो वो होगी टेंजेंट की डायरेक्शन में, इस तरह से ही टेंजेंट की डायरेक्शन में। मान लो स्टोन अभी यहाँ पे पहुँचा है तो उसकी स्पीड होगी ये डायरेक्शन में, यहाँ पे टेंजेंट की डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है। मान लो ये स्टोन यहाँ पे पहुँचा है तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा इस तरह से। टेंजेंट क्या होता है आपको मालूम है, ये जगह पे टच होके एक लाइन जाएगी, इसको आप टेंजेंट बोलते हो। मान लो ये स्टोन यहाँ पे पहुँचा है तो मैं यहाँ पे एक टच होके एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसको मैं बोलूँगा टेंजेंट, समझ में आ रहा है। तो ये एक चीज़ याद रखना, जब भी स्टोन इस तरह से गोल घूम रहा है तो यहाँ पे मान लो ये जगह है, ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे यहाँ पे जो भी स्पीड हो लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी गोल घूमने की वो होगी टेंजेंट की डायरेक्शन में। यहाँ पे टेंजेंट की डायरेक्शन में वो उसकी जो डायरेक्शन होगी स्पीड की ये होगी। फिर यहाँ बी पॉइंट है मान लो, तो यहाँ उसकी डायरेक्शन होगी उसकी स्पीड की ये, समझ में आ रहा है बच्चों। तो कहीं भी आप देखोगे, कहीं भी मान लो स्टोन यहाँ पे है तो यहाँ पे मैं टच होके एक लाइन ड्रॉ करूँगा, इसको मैं बोलूँगा टेंजेंट, यहाँ पे मैं बोलूँगा टेंजेंट। यहाँ पे टेंजेंट का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, टेंजेंट का मीनिंग। तो जैसे ही ये डोरी टूटेगी, याद रखना बच्चों, जैसे ही ये डोरी टूटती है तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। डोरी जैसे ही टूटेगी तो ये जो स्टोन होगा वो स्टोन यहाँ पे टेंजेंट की डायरेक्शन में मूव होगा, क्योंकि आप सोचो यहाँ पे टेंजेंट की डायरेक्शन में उसकी स्पीड है, समझ में आ रहा है। तो जैसे ही डोरी टूट गई तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगा। आपको मालूम है, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताऊं। मान लो यहाँ पे आप मॉनसून के अंदर आपने व्हील देखा होगा, मॉनसून के अंदर जो व्हील होता है, व्हील में जो पानी पीछे उड़ता है, आपको मालूम है
पानी इस तरह से पीछे उड़ता है व्हील में। आपने व्हील देखा होगा, कोई भी साइकिल का या बाइक का व्हील आप देखोगे तो पीछे पानी इस तरह से पीछे उड़ता है। तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये टच होके जा रहा है, देखो ये टेंजेंट की डायरेक्शन है, ये टच होके जा रहा है, तो ये हुई टेंजेंट की डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? तो इस तरह ये थ्रो होता है। तो यहाँ भी अगर ये स्टोन, ये डोरी टूट जाती है तो ये जो स्टोन होगा वो कौन सी डायरेक्शन में थ्रो होगा? टेंजेंट की डायरेक्शन में। तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन ए तो नहीं आएगा, वो डायरेक्ट डोरी टूटने से रेडियस के अपोजिट, ये सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में तो ये नहीं जाएगा। ये ऑप्शन ए गलत है। हाँ, ऑप्शन बी सही है। और ऑप्शन सी क्या है? द स्टोन फ्लाइज ऑफ एट एन एंगल विद द टेंजेंट हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द स्पीड। नहीं, ये सी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि सी ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो स्टोन होगा वो यहाँ पे टेंजेंट के साथ कुछ एंगल बनाएगा ना, ऐसा भी नहीं होगा। यहाँ पे जो एक फिक्स है, मान लो यहाँ पे ये स्टोन, जैसे ये डोरी टूटेगी तो स्टोन ऑलवेज टेंजेंट की डायरेक्शन में ही जाएगा। तो सी ऑप्शन भी गलत है। ओके, तो यहां पे ऑप्शन होगा बी। समझ में आ रहा है बच्चों? ऑप्शन होगा बी, और उसका एक ही रीजन है, जो डायरेक्शन में स्पीड होगी वही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट टूटने के बाद वही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट थ्रो होता है। सिंपल सा लॉजिक है। डोरी टूट जाती है तो ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन में स्पीड होती है वही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट टूटने के बाद मूव होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पीड कौन सी डायरेक्शन में है? टेंजेंट की डायरेक्शन में। जैसे डोरी टूटेगी तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन में दौड़ेगा। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंचा है बी प्लेस पे और डोरी टूट गई, तो उसकी स्पीड जो होगी वो ये डायरेक्शन में होगी, तो डोरी टूटने से वो यही डायरेक्शन में भागेगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? उसके टेंजेंट की डायरेक्शन। मान लो ये सी पॉइंट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा और ये डोरी टूट गई, तो ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में भागेगा? उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी सही होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट, चलो बच्चों इसके बाद जो थर्ड नंबर है, यहाँ पे सम के अंदर दिया हुआ है, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम मूविंग इनिशियली विथ अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप? यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल स्पीड, स्टार्टिंग की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है, उसको रोकने के लिए 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है। तो वो जो 20 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है जिसको रोकने के लिए 50 न्यूटन का फोर्स आपने अप्लाई किया, तो कितनी देर के बाद स्टॉप होगा? यहाँ पे ये पूछा हुआ है। मान लो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मान लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है मान लो, और इसका जो मास है वो है 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम इसका मास है, और ये स्टार्टिंग में जब ये भाग के आ रहा है तो स्टार्टिंग की इसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड, स्टार्टिंग की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है। 15 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग की स्पीड, ये अभी भाग के आ रहा है। अब इसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई किया 50 न्यूटन 50 न्यूटन अप्लाई किया इसको रोकने के लिए। समझ में आ रहा है? ब्रेक लगाई होगी या कुछ भी यहाँ पे किया होगा, तो 50 न्यूटन का रिटार्डिंग फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे 50 न्यूटन, तो थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा, मोशन बंद कर देगा। तो जब ये स्टेशनरी हो जाएगा, अपनी जगह पे स्टॉप हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बताओ? ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात है, फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे पूछा क्या है उसने?
उसने पूछा है कि ये ऑब्जेक्ट पे जब मैंने अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डिंग फोर्स लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में मैंने रिटार्डिंग फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट कितनी देर के बाद, कितने टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, ये पूछा है। तो यहाँ पे टाइम पूछा है, आपको पूछा है कितने टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है आपके पास 0, इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास कितनी है 15। अब टाइम चाहिए आपको, तो एक काम करते हैं, ये फोर्स दिया हुआ है, मैं फोर्स दिया हुआ है, मास दिया है, तो फोर्स और मास की हेल्प से आप इसका रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सीलरेशन आप ढूंढ सकते हो। रिटार्डेशन यहां पे आप ढूंढ सकते हो, रिटार्डेशन फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास आप करोगे तो यहां पे फोर्स है 50 और यहां पे मास है 20, तो यहां पे आपको मिलेगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये रिटार्डेशन है, इसलिए मैं यहां पे माइनस लिखूंगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पे आपको रिटार्डेशन मिलेगा माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यहां पे आपको ढूंढना है टाइम। तो आपके पास रिटार्डेशन है, फिर इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। अगर टाइम चाहिए तो आप काइनेमेटिक का इक्वेशन यूज करोगे, v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। ये इक्वेशन आप यूज करोगे जिसमें v है 0, वी नॉट आपको दिया हुआ है यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे रिटार्डेशन है माइनस 2.5 और टाइम आपको चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप टाइम को लेफ्ट हैंड साइड रखोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 6 सेकेंड। 6 सेकेंड के बाद ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा 6 सेकेंड के बाद। तो यहाँ पे यही पूछा है वो कितने टाइम के बाद रुकेगा। चलो इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 4, क्वेश्चन रीड करते हैं। अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of the motion of the body remains unchanged. What is the magnitude and the direction of the force? Means यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 3 किलोग्राम, कोई एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना दिया हुआ है 3 किलोग्राम। अब उसकी जो इनिशियल स्पीड थी, स्टार्टिंग की स्पीड वो थी 2 मीटर पर सेकेंड यहां पे, फिर फाइनल स्पीड हो गई 3.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इतनी 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड में से 3.5 मीटर पर सेकेंड होने में टाइम लगा 25 सेकेंड, इतना टाइम लगा। तो यहां पे पूछा है कि कितना फोर्स लगाया होगा मैंने जिससे उसकी स्पीड 2 से बढ़ के हो गई 3.5। सिंपल सी बात है बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट 2 की स्पीड से जा रहा है और उसकी स्पीड अगर बढ़ानी है तो पीछे से धक्का मारना पड़ेगा, तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट पे पीछे से फोर्स लगाया होगा, तो पीछे से फोर्स लगने से, ये ऑब्जेक्ट पे पीछे से फोर्स लगाया होगा, तो ये फोर्स लगने से इसकी स्पीड 2 से बढ़ के 3.5 हो गई और टाइम लगा उसमें 25 सेकेंड। तो यहाँ पे पूछा है कितना फोर्स लगाया होगा और कौन सी डायरेक्शन में लगाया होगा, और यहाँ पे क्लेरिफाई किया हुआ है ऑब्जेक्ट अपनी मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, जो डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा था वही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट यहाँ पे अभी भी जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जा रहा है तो वो स्ट्रेट ही जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कितना फोर्स लगाओगे और कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, ये पूछा है। समझ में आ रहा है बच्चों?
तो चलो यहाँ पे हम ये सोल्व करते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, आपको मालूम है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज मीन्स फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइड बाय टाइम, कितना टाइम लगा वो टाइम में चेंज। तो फाइनल स्पीड है 3.5, इनिशियल स्पीड है 2 और टाइम कितना लगा 25 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन आपको मिलेगा 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पीछे से फोर्स लगाया इसलिए ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हुआ, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ने लगी क्योंकि मैंने पीछे से फोर्स लगाया, इसलिए एक्सेलरेशन मिला। अब मुझे चाहिए फोर्स, तो बहुत इजी है, फोर्स इक्वल्स टू एम है। एम आपके पास है और एक्सेलरेशन आपको मिल चुका है। तो इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे तो आपको यहां पे आंसर मिलेगा फोर्स इक्वल्स टू 0.18 न्यूटन। 0.18 न्यूटन ये आपको यहां पे फोर्स मिलेगा, यहां पे आपको फोर्स मिलेगा। और ये फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो मोशन की डायरेक्शन में ही होगी, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। दिस फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो कितना फोर्स मिला, फोर्स आपको 0.18 न्यूटन मिला और उसकी डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन में ही है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट सम, चलो इसके बाद जो नंबर 5 है, अ रॉकेट विथ अ लिफ्ट ऑफ मास 20,000 किलोग्राम इज ब्लास्ट अपवर्ड्स with an initial acceleration of 5 meter per second square. Calculate the initial thrust force of the blast. इसका मीनिंग है यहाँ पे कोई एक रॉकेट जैसे ही हम उसको लिफ्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे हम उसको पकड़ के ऊपर नहीं छोड़ रहे, यहाँ पे क्या होगा आपको मालूम है, रॉकेट में नीचे जब इसका लॉन्चिंग होता है तब रॉकेट में क्या होता है, इस तरह से ब्लास्ट होता है। यहां पे आप देख सकते हो ये है रॉकेट, ये रॉकेट है, देखो यहां पे मैंने एक ड्रॉ किया है रॉकेट इस तरह से। अब ये रॉकेट यहां पे अभी ये स्टेशन पे पड़ा हुआ है। अब रॉकेट जैसे ही लॉन्च होता है तब नीचे एक ब्लास्ट मीन्स जोर से यहां पे फायर प्रोड्यूस होती है, एक ब्लास्ट होता है और उसकी वजह से ये रॉकेट ऊपर जाना स्टार्ट करता है। तो रॉकेट जब ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तब उसका एक्सेलरेशन यहां पे स्टार्टिंग का एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे स्टार्टिंग का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यहाँ पे स्टार्टिंग का एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्टार्टिंग का एक्सेलरेशन है। तो ये एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा बच्चों, सिंपल सी बात है, रॉकेट जा रहा है ऊपर तो एक्सेलरेशन भी ऊपर होगा। तो ये एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऊपर की ओर एक्सेलरेशन मिला। रॉकेट का मास कितना है, रॉकेट का मास है यहां पे 20,000 किलोग्राम, 20,000 किलोग्राम रॉकेट का मास है। अब क्या होगा बच्चों, देखो ये जो रॉकेट आप देख रहे हो, रॉकेट जब यहां पे स्टेशन पे पड़ा हुआ था तो नीचे की डायरेक्शन में mg जितना रॉकेट का वेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, mg जितना वेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने से रॉकेट को ऊपर एक
धक्का मिला, ऊपर एक उसको थ्रस्ट फोर्स मिला, थ्रस्ट फोर्स एक ऊपर धक्का मिला, उसकी वजह से ये रॉकेट ऊपर जाने लगा। तो ऊपर की डायरेक्शन में जो थ्रस्ट फोर्स मिला, जिसको मैं टी सिंबल दूंगा, यहां पे मैं कौन सा सिंबल दूंगा, टी सिंबल। तो यहां पे रॉकेट पे ऊपर की डायरेक्शन में एक इनिशियल थ्रस्ट फोर्स मिलेगा, क्योंकि जैसे ही नीचे ब्लास्ट होगा तो ये रॉकेट को ऊपर की डायरेक्शन में क्या मिलेगा, एक थ्रस्ट फोर्स, एक उसको एक धक्का मिलेगा। अब रॉकेट ऊपर तब जाएगा जब ये थ्रस्ट फोर्स ज्यादा हो और mg उससे थोड़ा कम हो। सिंपल सी बात है बच्चों, जो फोर्स ज्यादा होगा वो डायरेक्शन में रॉकेट जाएगा। तो यहां पे थ्रस्ट फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए रॉकेट ऊपर जाएगा। अगर mg ज्यादा होता तो रॉकेट यहां पे बैठा रहता, लेकिन रॉकेट तो ऊपर जा रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, यहां पे थ्रस्ट फोर्स यहां पे जो t है वो ज्यादा है mg से। तो ज्यादा फोर्स जो है उसमें से कम फोर्स मैंने माइनस किया, थ्रस्ट फोर्स ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो यहाँ पे जो ज्यादा फोर्स है उसमें से मैंने यहाँ पे कम फोर्स माइनस किया। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये रॉकेट कहाँ जाएगा, ज्यादा फोर्स होगा वही डायरेक्शन में जाएगा, तो रॉकेट ऊपर उड़ने लगेगा। तो ऊपर वाला जो फोर्स है वो है टी, नीचे वाला जो है वो mg। तो ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला कम है, इसलिए मैंने ज्यादा फोर्स में से कम फोर्स माइनस किया। और आपको मालूम है फोर्स माइनस फोर्स जब भी हम यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ma, क्योंकि ma क्या है, फोर्स की वैल्यू, फोर्स का फॉर्मूला। तो थ्रस्ट फोर्स माइनस वेट फोर्स इक्वल्स टू ma। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है t, थ्रस्ट फोर्स ढूंढना है, t ढूंढना है। तो t को लेफ्ट हैंड साइड रखोगे और यहाँ पे ma प्लस mg आप लिखोगे। m आप कॉमन निकाल दो, अंदर मिलेगा a प्लस g। फिर मास की वैल्यू क्या है बच्चों, 20,000 किलोग्राम। एक्सेलरेशन क्या है स्टार्टिंग का, 5। और g की वैल्यू जो है वो हम लेते हैं जनरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। g की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो t का आंसर जो यहाँ पे मिलेगा वो होगा 29.6 इंटू 10⁴ न्यूटन। ये आंसर मिलेगा आपको, समझ में आ रहा है। और इसको अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हो 3 इंटू 10⁵ न्यूटन। ये आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि 29.6 इंटू 10⁴ न्यूटन है, उसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 10⁵ न्यूटन। आपको एग्जाम में आप ये आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, ये लिखोगे तो भी आप यहाँ पे सही हो। तो थ्रस्ट फोर्स कितना मिलेगा, ऊपर की डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स मिलेगा 3 इंटू 10⁵ न्यूटन। इतना थ्रस्ट फोर्स मिलेगा, उसकी वजह से ये रॉकेट इतने एक्सेलरेशन से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो वही तो ढूंढना था, कितना थ्रस्ट फोर्स लगा, वही तो ढूंढना था। तो स्टार्टिंग में जो थ्रस्ट फोर्स लगा ब्लास्ट की वजह से, नीचे जैसे ही फ्यूल यहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो उसकी वजह से ये पूरा रॉकेट ऊपर जाने लगा। तो वो कितना थ्रस्ट फोर्स था वो आपको मिल गया। बहुत ही सिंपल है बच्चों, देखो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स t माइनस mg इक्वल्स टू ma। उसमें से t को लेफ्ट हैंड साइड रख दिया और मुझे मिल गया रॉकेट पे लगने वाला थ्रस्ट फोर्स। बहुत ही ईजी है देखो ये क्वेश्चन। चलो इसके बाद